जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत मजेदार टॉपिक लेकर आए और आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपको टोटली एक्सप्लेन करने वाला हूं कुछ ही मिनटों के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक है बाबर। आपने पढ़ा होगा कि बाबर के द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई 1526 में। हम बात करेंगे बाबर के बारे में कि कहाँ का निवासी था, कब भारत में आया और क्यों भारत में बाबर ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और भारत की सरजमी को बाबर छोड़कर क्यों नहीं गया, जबकि उसकी सेना भारत की सरजमी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उनकी नापसंद होने के बाद भी बाबर भारत में रहा। देखो, बाबर का जो जन्म था वो फरगना में हुआ था। फरगना उज्बेकिस्तान में बाबर का जन्म हुआ। इसके पिता का नाम मिर्जा उमर शेख था और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। इसके जन्म के 14 वर्ष के बाद यानी एक छोटी आयु में इसके पिता का देहांत हो गया। उस समय इसके पिता समरकंद के राजा थे और बाद में समरकंद का साम्राज्य बाबर को प्राप्त हुआ। तो बाबर ने अपने छोटे से ही जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया। इसकी जो माता थी कुतलुग निगार खानम, ये चंगेज खां के वंशज से संबंधित थी। चंगेज खां आपने नाम सुना होगा। मंगोल का सबसे ताकतवर राजा चंगेज खां हुआ। चंगेज खां ने जिस समय मंगोल पर शासन किया उस समय वो विश्व का सबसे ताकतवर राजा था और उसने यूरोप और एशिया के काफी बड़े क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। कहते कि चंगेज खां के नाम से ही सेनाएं अपने साम्राज्य को छोड़कर भाग जाती थी, इतना खौफ चंगेज खां का था। जिस समय चंगेज खां मंगोल पर शासन कर रहा था उस समय दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश का शासन था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, यानी दोनों एक दूसरे के समकालीन थे जिस समय मंगोल का राजा चंगेज खां। तो उसके परिवार से संबंधित इसकी माता कुतलुग निगार खानम थी। अब बाबर की धमनियों में एक और व्यक्ति का लड़ाकू खून बह रहा था और वो लड़ाकू व्यक्ति कौन था? तैमूर लंग। आपने नाम सुना होगा, तैमूर लंग। देखो, तैमूर लंग इसका नाम क्यों कहा जाता था? क्योंकि लंगड़ा था, इसलिए तैमूर लंगड़ा ना कहकर लोग इसे तैमूर लंग कहते थे। 1398 में तैमूर लंग भारत में जिहाद करने के लिए आया था। उसे काफिर सबसे अधिक भारत में लगे, इसलिए जिहाद करने के लिए 1398 में तैमूर लंग भारत की सरजमी पर आया। उस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था और तुगलक वंश का उस समय सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। जब इसको पता चला कि तैमूर लंग दिल्ली पर हमला करने के लिए आ रहा है, वो दिल्ली को छोड़ के भाग गया। कहते कि तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली को लहूलुहान कर दिया। दिल्ली की गलियों में पानी की जगह खून बहा। कहते हिंदुओं के सरों को काटकर यमुना नदी पर तैमूर लंग के द्वारा भुज बनवाया गया और इतने ज्यादा लोगों को काटा गया कि यमुना नदी का पानी 7 दिन तक लाल रहा। यानी लाखों से ज्यादा लोगों को 1398 में जिहाद करने के लिए तैमूर लंग ने मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं दिल्ली में इतनी दहशत बन गई कि लोगों ने दिल्ली तक को छोड़ दिया। इसलिए दिल्ली एक ऐसा भारत का शहर बना जो 7 बार उजाड़ा गया और 7 बार बसाया गया। तो 7 बार उजड़ने वाला, 7 बार बसने वाला जो शहर है वो दिल्ली हुआ। लोग डर की वजह से दिल्ली को छोड़ के चले गए। दिल्ली में जो पुनः बसे हैं वो तब बसने शुरू हुए जब मुगल बादशाह शाहजहां बना, वो अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली परिवर्तित कर लाए। अब देखो, तैमूर लंग जो था वो बाबर का परदादा, यानी उसके बेटा का नाम शाहरुख मिर्जा था। शाहरुख मिर्जा के बेटे का नाम मिर्जा उमर शेख था और मिर्जा उमर शेख का बेटा कौन था? बाबर। तो बाबर की धमनियों में 2 लड़ाकू लोगों का ब्लड था, एक तैमूर लंग का और दूसरा चंगेज खां का। जब भाई कंपनी इतनी खतरनाक है तो प्रोडक्ट तो बहुत खतरनाक निकलेगा ही। इसलिए बाबर भी बहुत अधिक लड़ाकू था, बहुत पराक्रमी व्यक्ति था। लेकिन बाबर का जीवन बहुत संघर्ष से भरा हुआ जीवन था। लेकिन संघर्ष में होने के बाद भी बाबर ने कभी शिक्षा को नहीं छोड़ा। बाबर जितना अच्छा सेना नायक था उतना अधिक बुद्धिमान व्यक्ति भी था, उतना ही ज्यादा शिक्षित था और काफी भाषाओं को ज्ञाता था, काफी अधिक भाषाओं को जानता था बाबर। देखो, समरकंद के अंदर बगावत विद्रोह हुए और बाबर को अपनी सरजमी को छोड़कर भागना पड़ा, इसलिए बाबर को भगोड़ा कहा गया। और ये उस समय उज्बेकिस्तान की सरजमी को छोड़कर अफगानिस्तान में आ गया और वहां पर इसने कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इसी समय उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत में खलबली शुरू हो गई और उसके आसपास के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने की रणनीति बनानी शुरू की, जिनमें राजस्थान का राजा राणा सांगा था। आखिरकार बात ये समझ में नहीं आती कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए क्यों निमंत्रण दिया, बल्कि राजस्थान का उस समय सबसे ताकतवर राजा राणा सांगा था। राणा सांगा के शौर्य पराक्रम के बारे में तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में भी लिखा है कि राणा सांगा बहुत बहादुर, बहुत पराक्रमी राजा था। तो इतना पराक्रमी होने के बाद भी राणा सांगा को बाबर की क्या आवश्यकता पड़ी? उधर लाहौर के गवर्नर दिलावर खां और आलम खां के द्वारा भी बाबर को दिल्ली सल्तनत पर हमला करने के लिए निमंत्रण लिखा गया था। यानी बाबर भारत में आया नहीं, बाबर को भारत में बुलाया गया। आखिरकार लाहौर का गवर्नर दिलावर खां और आलम खां और राजस्थान का राजा राणा सांगा बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए बुला क्यों रहे थे? क्या कारण था? राणा सांगा और दिलावर खां ये सोचते थे कि बाबर भी एक लुटेरा है,
जैसे इसके परदादा तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया, लूटपाट की और वापस उज्बेकिस्तान लौट के चला गया, ऐसे ही बाबर भी दिल्ली पर हमला करेगा, सल्तनत का अंत करेगा, लूटपाट करके वो लौट के चला जाएगा। जब सल्तनत का अंत होगा, बाबर भारत को छोड़ के चला जाएगा, दिल्ली को छोड़ के चला जाएगा, तो सबसे ताकतवर बचेंगे हम और दिल्ली हमारी होगी। ये ख्वाब राणा सांगा ने देखा। उधर लाहौर के गवर्नर दिलावर खां और आलम खां के द्वारा देखा गया। तो इन दोनों ने एक गलती कर दी और वो गलती यही थी कि वो बाबर को समझ नहीं पाए। उन्होंने समझा नहीं बाबर को। बाबर एक लुटेरा नहीं, एक शासक था। उसके अंदर प्रशासनिक नीतियां थी, इसलिए वो लूटपाट करने के उद्देश्य से नहीं आता, वो भारत में शासन करने के उद्देश्य से आता। जब 1525 में वो भारत की तरफ चला, उस समय दिलावर खां और आलम खां जिन्होंने लेटर लिखा बाबर को, वो समझ गए बाबर की मंशा को कि भाई ये बंदा लूटपाट करके नहीं लौटेगा, ये तो यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। जिन्होंने निमंत्रण दिया वो ही बगावत पर उतर आए, लेकिन बाबर ने उन्हें पराजित किया और बंधक बना लिया और 1526 में दिल्ली की तरफ बढ़ा। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पता चला कि भाई बाबर हमारे साम्राज्य पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो वो भी अपनी फौज को लेकर बाबर की तरफ चल दिया कि भाई बाबर को अपनी सरजमी से बाहर ही खदेड़कर भगा दिया जाएगा। लेकिन इस समय हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर हथियार बाबर के पास था और एक ऐसा हथियार जिसने मुगलों का भारत में साम्राज्य खड़ा कर दिया, और वो हथियार उनके पास तोपें थी। यानी इस समय हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के किसी भी शासक के पास कोई तोपें नहीं थी और बाबर की जीत में सबसे बड़ा रोल तोपों का था। जब बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनी तोपों को लेकर आया था और दूसरी तरफ जब सल्तनत की सेना खड़ी थी, तो सल्तनत की सेना बाबर की सेना से 5 गुना बड़ी थी। 5 गुना अधिक सेना को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया। उसके कई कारण हैं। पहला कारण यह कि बाबर बहुत अच्छा सेना नायक था इब्राहिम लोदी की अपेक्षा। जितनी उम्र इब्राहिम लोदी की नहीं थी, उतना बाबर को युद्ध अनुभव था और उसने अपने युद्ध अनुभव पर ही पानीपत के प्रथम युद्ध को जीत लिया। तुगलमा युद्ध नीति के आधार पर उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में सल्तनत की सेना को पराजित कर दिया। बहुत अनुशासनबद्ध व्यक्ति था, शरीर से भी बहुत ताकतवर था। इतिहासकार लिखते हैं कि उसके शरीर में इतना बाहुबल था कि 2 व्यक्तियों को बगल में दबा के वो किले की दीवार पर भाग सकता था। इतना ताकतवर शरीर से था। बाबर अल्लाह को बहुत अधिक मानता था, इसलिए कहते हैं कि वो कोई भी कार्य करने से पहले अल्लाह का नाम लेता था और 5 टाइम की नमाज पढ़ा करता था। ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञाता था। व्यक्ति के चेहरे को देखकर समझ जाता था कि दिमाग में क्या चल रहा है। इतना बड़ा ज्योतिष का ज्ञाता बाबर था। पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और अपनी तोपों के दम पर उसने इस युद्ध को जीत लिया। इस तरफ राणा सांगा ये सोचने लगा कि बाबर अब दिल्ली में लूटपाट करके वापस लौट के चला जाएगा, लेकिन बाबर नहीं गया। जब बाबर नहीं गया तो राणा सांगा बाबर की मनसा को समझ गया कि भाई ये दिल्ली को छोड़ के जाने वाला नहीं है, हमने गलती कर दी, गलत व्यक्ति को भारत में बुला लिया। अब राणा सांगा को अपनी गलती महसूस हुई और उसने अब बाबर के खिलाफ संगठन तैयार किया। जिस समय बाबर ने भारत पर हमला किया, अफगानियों का शासन था, यानी इब्राहिम लोदी एक अफगानी था जो लोदी वंश का शासक था। अफगानियों से सत्ता मुगलों ने छीनी थी, तो अफगानियों के मन में इस बात का द्वेष भाव था कि मुगलों ने सत्ता छीन ली, हिंदुस्तान पर तो हमारा शासन था, अगर मुगल भारत से भगा दिए गए तो हिंदुस्तान पर शासन अफगानियों का होगा। इधर राणा सांगा ने अफगानियों के साथ समझौता कर लिया और उन्हें दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कहा, भाई तुम दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हो, और उन्होंने कहा कि भाई बाद में जो दिल्ली है वो अफगानियों को दे दी जाएगी। अफगानी इस बात पर राणा सांगा के साथ जुड़ गए और उसने एक संगठन तैयार कर लिया। देखो, इस संगठन को तैयार करने में बहुत देरी हो गई क्योंकि बाबर अब अपने आप को तैयार कर चुका था और ये जो संगठन बना जो खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा हुआ, इसमें बहुत देरी थी। और इनके पास सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी भाई? सबसे बड़ी कमजोरी इनके पास ये थी कि इनके पास तोपें नहीं थी। बाबर के पास तोपें थी जिनके दम पर उसने पानीपत के प्रथम युद्ध को जीता। और कहते खानवा के युद्ध में जब बाबर ने राणा सांगा को देखा तो बाबर आश्चर्य में रह गया, क्योंकि खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा लड़ने के लिए गया तो उसके पास एक हाथ और पांव नहीं था। आज के समय पर 2 हाथ पांव होने के बाद भी कोई व्यक्ति किसी से लड़ने से डर सकता, लेकिन राणा सांगा के पास एक हाथ और पांव ना होने के बाद भी वो राणा सांगा बाबर से लड़ने से नहीं डरा। बेखौफ उसके सामने उसने नेतृत्व किया, बेखौफ अपनी सेना के नेतृत्व के साथ बाबर के सामने खड़ा हुआ। बाबर ने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा शौर्य पराक्रम वाला व्यक्ति नहीं देखा, इतना बड़ा वीर व्यक्ति नहीं देखा। अब उसका एक हाथ पांव कहां चला गया भाई? एक हाथ पांव उसने खतौली के युद्ध में गवा दिया था। खतौली के युद्ध में लड़ते ही समय उसका एक पांव और हाथ कट गया था जब उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था 1517 में। यही कारण था कि उसने बाबर को भारत में बुलाया था। अगर वो शरीर से संपन्न होता, उसका एक हाथ और पांव उस युद्ध में ना कटा होता,
तो राणा सांगा अकेले ही सल्तनत पर कब्जा जमा देता, मुगलों को भारत आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और ना बाबर नाम का कोई जिक्र इतिहास के अंदर होता। लेकिन वही परिस्थितियों को जो मंजूर होता वही है। खानवा के युद्ध में बाबर ने कूटनीति से लड़ाई लड़ी। और वो कूटनीति क्या थी? बाबर दिमाग का बहुत सादिर आदमी था। कहते हैं कि जब इस युद्ध में उसने राणा सांगा की सेना को देखा, राजपूतों के शौर्य पराक्रम को देखा, तो उसकी सेना डर गई। उन्हें लगा कि ये युद्ध इतना आसान युद्ध नहीं होगा, इसे इतनी आसानी से जीता नहीं जाएगा। इसलिए बाबर ने अपनी सेना को मोटिवेट कर दिया। और मोटिवेट कैसे किया? उसने शराब, यानी वो शराब पीने का बहुत बड़ा शौकीन था, शराब के ड्रम बखेर दिए। जब ड्रम बखेरे उसने अपने खेमे में जाकर, तो उसका सैनिक खेमे की तरफ भागा। तो वहां बाबर को देखा। बाबर गुस्से में बाहर निकल कर आया। उसने कहा कि मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज की लड़ाई ये बाबर के लिए नहीं, बाबर के लिए लड़ाई नहीं है। आज की लड़ाई ये अल्लाह के लिए लड़ाई है। बाबर आज जिहाद के लिए लड़ेगा। उसने कहा कि मेरे साथ अल्लाह के लिए कौन लड़ेगा? तो जो अफगानी थे वो भी तो मुसलमान थे। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे। मेरे साथ अल्लाह के लिए कौन मरेगा? हम मरेंगे। अगर आज अल्लाह के लिए लड़ते हुए बाबर मारा भी गया तो शहीद कहलाएगा और जीता गाजी। गाजी का मतलब काफिरों को मारने वाला, दुश्मनों को मारने वाला। उसने कहा कि अल्लाह के लिए आज बाबर लड़ेगा। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। मेरे साथ शहीद कौन होगा? हम होंगे। मेरे साथ गाजी कौन बनेगा? हम बनेंगे। अफगानियों ने गुट बदल दिया। राणा सांगा के साथ जो आए थे, क्योंकि आखिरकार वो भी तो इस्लामिक धर्म को मानते थे, वो भी अल्लाह को मानते थे। बेशक आपसी मतभेद जगह को लेकर हो, लेकिन रिलीजियस तो उनका एक था। और इस कूटनीति के दम पर उसने राणा सांगा की सेना को कमजोर कर दिया और युद्ध में उसने पराजित कर दिया। अब जिस सरजमी की जलवायु को बाबर और उसकी सेना पसंद नहीं करती थी, बाबर फिर भी रुका हुआ था। भाई बाबर एक ठंडे क्षेत्र का था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि भारतीय सुंदर नहीं है, इनकी शक्लें देखने में बंदर और गधे की तरह लगती। ये बात बाबर ने कही अपनी आत्मकथा के अंदर। काफी हमारी सौंदर्यता की प्रशंसा कर दी बाबर ने। हमने कहा अबे यार, अबे तू यहाँ पैदा होता तू भी हमारी तरह होता। एक व्यक्ति का स्वरूप जलवायु के आधार पर होता है। वो पैदा हुआ उज्बेकिस्तान में, जो एक ठंडा क्षेत्र है, वहां तो सुंदर लोग होंगे। भारत उस विषुवत रेखा के पास में पड़ता है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो यहाँ के लोग यहाँ की तरह से होंगे। उसने भारतीय को सुंदर नहीं कहा कि यहाँ सुंदरता नहीं है बिल्कुल भी। ये बात बाबर ने हमारे लिए कही। यहाँ गर्म जलवायु में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। भाई यूरोप का व्यक्ति यहाँ की जलवायु में एडजस्ट क्यों नहीं हो पाता? अंग्रेज भी नहीं हो पाए। अंग्रेज गर्मी के समय पर किधर चले जाते थे? हिल्स एरिया में चले जाते थे, पहाड़ी के एरिया में चले जाते, जहां टेम्परेचर थोड़ा कम होता था, उन्हें राहत मिलती थी। यही तो कारण था। ठंडे क्षेत्र के थे, गर्मी को ज्यादा उनकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती थी। जब वो यहाँ ही तो गर्मी बहुत ज्यादा। सेना ने कहा कि देखो बाबर, हमारा मनवन नहीं लगता, यहाँ से वापिस चल। इससे बढ़िया तो काबुल है। काबुल का टेम्परेचर कम से कम ठंडा, तो अफगानिस्तान चलते, काबुल चलते। इसी तो बाबर के दिल में भी काबुल बसा हुआ था, क्योंकि उसे काबुल की जलवायु बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो ठंडे क्षेत्र का व्यक्ति था और काबुल का जो टेम्परेचर था वो ठंडा था। इसलिए उसके मन में भी काबुल की ही लगी रहती थी। लेकिन भारत की समृद्धि को देखकर उसका मन नहीं हुआ भारत से जाने का। समृद्धि को देखकर, अरे कितना समृद्ध है, कितनी समृद्ध जमीन है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं, पर्याप्त नदियां हैं, हर तरफ से सुरक्षित है। बस पश्चिम से ही तो उसकी सुरक्षा करनी है। प्रकृति ने इसे हर तरफ से सुरक्षा दी है। यानी ऐसी सरजमी को छोड़ के जाना तो एक बेवकूफियत है, पागलपन है। इसलिए बाबर ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए और भारत की प्राकृतिक समृद्धि को देखते हुए वापस जाने का निर्णय नहीं लिया कि नहीं, वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और अपनी सेना की इच्छा ना होने के बाद भी उसने भारत में शासन किया और हर साल उसे बड़ा युद्ध करना पड़ा और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। हम कहते हैं कि उसने खुद को कुर्बान कर दिया अपने पुत्र के लिए, क्योंकि हुमायूं का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया और उसकी बीमारी को बाबर ने ले लिया और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। कहते उसकी अंतिम इच्छा काबुल में दफन होने की थी, तो पहले उसे आगरा में दफन किया गया और बाद में उसे काबुल में दफन कर दिया गया बाबर। मैंने बताया कि बाबर ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञाता था और तब उसकी मुलाकात एक व्यक्ति के साथ हुई थी जिसे फरीद खां कहते थे और इतिहास में फरीद खां को शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया और इसी व्यक्ति को शेर खां कहते थे। कहते कि फरीद खां ने तलवार के एक ही बार से शेर को खत्म कर दिया, इसलिए शेर खां की उपाधि दी गई थी शेर शाह सूरी को। यानी फरीद खां को शेर खां कहने लगे। शेर खां बाद में शेर शाह सूरी के नाम से इतिहास में जाना गया। कहते हैं बहुत दिमाग का शातिर व्यक्ति था। और जब खानवा के युद्ध में इसने इसको देखा तो बाबर ने एक घोषणा की थी शेर खां के लिए कि भाई जमीन पर रहने वाली लोमड़ी से भी अत्यधिक चालाक है और इसके मस्तिष्क पर राजयोग है। ये सिपाही बन के अपना जीवन व्यतीत नहीं करने वाला, राजयोग है, यानी राजा बनना चाहता है। और ये बात सच हुई। उसने कहा अपने बेटे हुमायूं से कि इसकी परछाई से दूर रहना, इसके करीब भी नहीं आना है, क्योंकि तुम्हें बर्बाद कर देगा भाई, क्योंकि राजयोग इसके दिमाग पर है। इसलिए बाबर अपने ही समय काल में उसे खत्म कर देना चाहता था, उस अफगानी शेर खां को। लेकिन वो बच निकला और उसने बाद में वही बात सत्य कर दी जो बाबर ने कही।
जो बाबर ने शेर खां के लिए कही वो बात सच हुई और शेर खां ने हुमायूं को 15 साल भिखारी जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए विवश कर दिया। और जिसके पास कुछ नहीं था उसने खुद का साम्राज्य खड़ा किया, और जिसके पास विरासत में मिला हुआ साम्राज्य था उसने वो साम्राज्य गवा दिया। इसलिए कहते हैं कि विरासत में कुछ पाना ना पाना, इस पाना ना पाना मैटर नहीं करता, मैटर करता योग्यता। कितने योग्यवान आप, कितने संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, वही जीवन में राजाओं की तरह जीते हैं, उनकी विरासतें रहती हैं, उनके ही साम्राज्य विस्तारित होते हैं। तो बात आपकी समझ बहुत अच्छी आई होगी। ठीक है, ऐसे अगली किसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक जय हिंद।